तो एक्समैन लेगेसी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमारे एक्समैन की एक छोटी सी टीम जिसके अंदर पारस, मैग्नीटो, रोग, एनोल, लोवा, ये सारे के सारे म्यूटेंट्स मिलके जो हैं वो बेसिकली मुंबई इंडिया को विजिट करते हैं, क्योंकि पारस की फैमिली ने उसको अर्जेंटली बुलाया था क्योंकि उसके भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इसी के साथ हमने एक और जगह को देखा जिसको कॉरिडोर के नाम से बताया जा रहा है, जो कि स्पेस एंड टाइम के अंदर कहीं और ही मौजूद है। और वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो एक लड़की को पकड़ के रखे होते हैं, लेकिन वो लड़की निकल के मुंबई पहुँच जाती है। और अब वो सारे के सारे लोग उसको पकड़ने के लिए वापसी अर्थ के ऊपर आ चुके हैं और बड़े बड़े सेंटिनल्स अब इन सारे के सारे म्यूटेंट्स के सामने आ चुके हैं। अब आगे तो इसी तरह यहाँ पे रोग बोलती है कि एलानी, विक्टर, यहाँ से फौरन बाहर निकलो, मैग्नीटो और मैं इस चीज को हैंडल कर लेंगे। लेकिन रोग, तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, मैंने कहा कि यहाँ से फौरन भागो। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली सेंटिनल्स जो होते हैं यहाँ पे रोग को डिटेक्ट कर लेते हैं और मैग्नीटो को भी। और उनकी फाइल्स के मुताबिक ये थ्रेट लेवल काफी ज्यादा हाई है और उनको टर्मिनेशन की जो है ऑथराइजेशन दे दी जाती है। लेकिन वहीं से मैग्नीटो उड़ता हुआ सीधा उस पूरे के पूरे उसके ऊपर घुसता है, सेंटिनल के ऊपर, और कहता है तुम जैसे सेंटियन बीइंग्स के लिए ये टर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं, बल्कि ठीक टर्म तुम लोगों के लिए मर्डर की है। क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरा इस पूरे के पूरे मैटर के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन टर्मिनेशन तुम जैसों के लिए बहुत ही ज्यादा फिट बैठने वाला है। और अगले पल मैग्नीटो सेंटिनल के ऊपर घुसता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि रोग यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह स्टार्ट करने के अंदर लगी होती है और वहीं से अनूल छुपने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहीं से वो सेंटिनल बोलता है कि तुम्हारी पावर्स जो है उसके ऊपर हम लॉक ऑन कर सकते हैं म्यूटेंट, तुम हमसे छुप नहीं सकते हो। तो विक्टर कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं छुपने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पे रहे। रोग, अब तुम्हारी बारी है। और अगले बार हम देखते हैं कि रोग एक पूरी की पूरी बस को लेकर आती है और उस पूरे के पूरे सेंटिनल के पैर के ऊपर मार के उसको नीचे गिराती है। और अगले पल विक्टर उसके ऊपर उछलता हुआ एक जबरदस्त तरीके का पंच मार के उसको खत्म करता है। और इस तरह लोहा जो होती है उसके पीछे भी पूरा का पूरा सेंटिनल लगा होता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सर के आर पार निकल जाती है और उसके सर के अंदर पूरा एक जबरदस्त तरीके का छेद हो जाता है। और कहती है क्या तुम्हारे जैसे यहाँ पे और भी हैं, क्योंकि लग रहा है कि मुझे इसके अंदर काफी मजा आने वाला है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई और नहीं है, लेकिन अलानी तुमने पूरे के पूरे सेंटिनल को टूक आउट कर दिया, ये सच में बहुत ही जबरदस्त तरीके की बात है। तो ऐसे मैग्नीटो बोलता है कि यार अब इतना भी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान था। हाँ, कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से आसान था, लेकिन इन बच्चों के लिए तो इतना आसान नहीं था ना। लेकिन वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि तुम लड़की, तुम इन मशीन्स के बारे में क्या जानती हो। तो वहीं से वो जो मिस्टीरियस लड़की अचानक यहाँ पे आके गिरी है, लव, वो यहाँ पे कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि तुमने उनको उनके नाम से आइडेंटिफाई किया और वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे आए जब तुम यहाँ पे सबसे पहले आके पहुंची थी। तो वहीं से रोग बोलती है कि मैग्नीटो जरा रुक जाओ, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि यहाँ की लोकल अथॉरिटीज आ जाएं और हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। उसके बाद हम ये सवाल जवाब तो करते रहेंगे। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है लेकिन इस वक्त हमें इस पूरे के पूरे मैटर को डील करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोग कहती है कि देखो मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, हम सब जानते हैं इस बारे को कि हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। मतलब जब से होप लौट कर आई है तो सेलिब्रा ने 5 अलग अलग स्पाइक्स को देखा था जो कि नए म्यूटेंट्स थे, और ये तब से नहीं हुआ था जब से एम डे हुआ था। तो ये हमारे लिए सच में बहुत ही बड़ी बात है। और ये लड़की अचानक अगर कहीं से आ गई और ये भी अगर हम में से एक है तो फिर हम इसको अपने साथ ही लेके चलेंगे और इसके अंदर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो वहीं से रोग पूछती है शुगर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ऐसी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है अपने बारे में जो कि कोई और आदमी या कोई और शख्स नहीं कर सकता है। तो लव कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं एग्जैक्टली जो कि मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं जो हूँ लाइट के जरिए पेंट्स कर सकती हूँ, मैं लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, बेंड कर सकती हूँ कलर्स को। और ये सारे के सारे सर्विडोर जो हैं उन्होंने मुझे ये करते हुए देख लिया था और इसलिए वो मुझे चेस कर रहे थे। तो वहीं से रोग अपने फ़ोन को मिलाती और कहती है मारूत तुम आखिरकार कहाँ हो, मैंने इस बात की उम्मीद की है कि तुमने ज़्यादा दूर गाड़ी को पार्क नहीं किया होगा, तो हमें यहाँ से फ़ौरन 5 मिनट के अंदर निकलना है। और इसी तरह हम दोबारा से गवास्कर स्टेट के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि बेसिकली पारस के फादर का घर है। और अब देखते हैं कि अब वो यहाँ पे इस नई लड़की को भी लेकर आ चुके हैं। तो वहीं से वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैंने आपकी मेहमान नवाजी करने का क्या सोचा, आप लोग तो उसको अब्यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं से रोग बोलती कि मिस्टर गवास्कर, क्या आपने देखा नहीं कि अभी कैसा खतरनाक और भयंकर किस्म का तूफान आया था, हम इस लड़की को वहाँ पे इस तरह छोड़कर तो नहीं आ सकते थे। तो वहीं से उसकी माँ कहती है कि ज़रा देखो उसकी तरफ, उसके पास शायद कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। नहीं भक्ति, तुम्हें सब के अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम नहीं है कि रोड पर पड़े हुए लोगों को उठा के अपने घर पे ले आएँ। तो वहीं से वो कहती है कि देखो यार, अगर तुम लोग को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। मैंने इनसे नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पे इन लोगों के साथ आना है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल शायद खुद रख ही सकती हूँ। तो वहीं से लोग बोलती है कि आई एम सॉरी पारस, मेरे ख्याल से हमारे लिए शायद बेहतर यही है कि हम यहाँ से चले जाएं और सब इस तरह से खुश हो ही जाएंगे। तो पारस बोलता है कि नहीं रोक, प्लीज़ ज़रा रुक जाओ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। पिता, ये मेरे सारे के सारे दोस्त हैं और वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं मेरे साथ। पारस, क्या तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत करोगे? नहीं पिता, मैं आपकी ऑर्डर के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में ये मेरे साथ रहें। तो वहीं पे एकदम सबको शौक लगता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी?
पारस, ये तुम किसी तरह का कोई मजाक कर रहे हो? नहीं अलानी, ये कोई मजाक नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी खुशी के लिए दुआ करो। तो वहीं से विक्टर बोलता है, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? मतलब क्या तुम सच में यहाँ पे ये करने के लिए आए थे? तो वहीं से उसके फादर बोलते हैं कि चलो तुम लोगों के पास सिर्फ इतवार तक का टाइम है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो तुम इनके साथ यहाँ पे रह सकते हो और ये तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी सारी की सारी शादी वगैरह खत्म हो जाएगी उसके बाद ये अपना इंतजाम खुद ही करेंगे। और आज तुम्हारी दुल्हन जो है तुमसे मिलने के लिए आने वाली है और एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बजे मुझे तैयार होकर वहाँ पे फौरन से मिलना। तो वहीं से पारस बोलता है कि बिल्कुल पिताजी, जैसा आप चाहें। और इसी तरह रोक पूछती है कि पारस, तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? तो वहीं से वो कहता है क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था रोक, जब तक मैं यहाँ पे नहीं आया। तो वो पूछती है क्या तुम खुश वगैरह हो, मतलब क्या तुम इसके हवाले से खुश हो या तुम ये शादी करना चाहते भी हो नहीं चाहते? तो वहीं से पारस बोलता है कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो दरअसल मेरे छोटे भाई की मंगेतर है और असल में ये शादी उन लोगों की होनी थी और मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं शादी करूंगा तो मैं किस तरीके का इंसान कहलाऊंगा। तो वहीं से अलानी बोलती है कि पारस, कम से कम मुझे ये तो बताओ क्या तुम उससे प्यार भी करते हो कि नहीं? तो वहीं से पारस बोलता है कि प्यार, ये तो बहुत ज्यादा दूर की बात है अलानी, मैं तो आज से पहले उससे आज तक मिला भी नहीं। जैसा कि तुमने सुना कि वो अभी दोपहर के टाइम आ रहे हैं और मैं तभी उनसे पहली बार मिलूंगा। तो विक्टर बोलता है कि भाई ये क्या चल रहा है आखिरकार, ये कैसा पागलपन है? तुम बिना किसी को देखे कैसे शादी के लिए हाँ कर सकते हो? ये अगर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं तो ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन वहीं से वो लड़की लव जो होती है वो यहाँ पे खड़े हुए पीछे गुलाब जामुन फोड़ रही होती है, कहती है कि हे, क्या तुम लोगों के पास ये गुलाब जामुन वाली चीज थोड़ी सी और मिलेगी? सच में इसको खाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो बैठे हुए अपने कुछ गैजेट्स वगैरह को बना रहा होता है अपने पूरे की पूरे मैग्नेटिज्म की पावर से और वहीं पे रोक आती है। तो मैग्नीटो बोलता है कि तुम अंदर आ सकती हो। तो कहती है कि हाँ, मैं बस नॉक करने ही वाली थी। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे बीच अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो रोक कहती है कि मैगस, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि वो सारे के सारे सेंटिनल्स इतनी आसानी से इसलिए गिर गए क्योंकि मैंने एनालाइज करा है कि उनके पूरे के पूरे मेटल के ऊपर जंग लग चुका था, क्योंकि जिस किसी भी एनर्जी से वो चल रहे थे वो उनके लिए ठीक नहीं थी। और ये ठीक उसी तरीके की एनर्जी है जो कि इस वक्त मुंबई के शहर के ऊपर फैली हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है मैग्नीटो, क्या ये स्टॉर्म्स ये उसी एनर्जी से चलते हैं? देखो सच कहूँ रोक, तो स्टॉर्म्स जो होते हैं वो एक नेचुरल फेनोमेना होते हैं, लेकिन ये स्टॉर्म्स कोई नेचुरली नहीं हो रहे हैं। ये किसी तरह की एनर्जी है जो कि यहाँ पे इंसानों के ऊपर आके गिर रही है और इसके जरिए ही इंसान जो है कोमा के अंदर जा रहा है। तो वहीं से रोक बोलती है इसका मतलब कि इंदिरा के भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यही हुआ है। हाँ तुमने ठीक कहा, और बाकी जो भी लोग जिनके ऊपर ये बिजली गिरी है उनका भी शायद यही हाल होने वाला है। और हाँ, मैंने एमा से बात करी थी, मैंने उसको बताया कि यहाँ पे सब कुछ जो भी हुआ है, तो उसने कहा कि वो सेलिब्रा का एक पूरा का पूरा स्कैन करेगी सब कॉन्टिनेंट का, और जैसे ही ये नई दोस्त जो हमें मिली है हमें पता चल जाएगा कि म्यूटेंट है, तो फिर हम उसके बारे में कुछ कर ही सकते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे विक्टर, लव और अलानी यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यहाँ पे वो लव जो होती है अपनी पूरी की पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके दिखा रही होती है कि किस तरीके से वो लाइट को बैंड करके किसी भी चीज़ को बना सकती है, यानी कि एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रही है वो एक तरह की, और उसको किसी भी शेप के अंदर लेकर आ सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जब अपनी पावर्स वगैरह को एक्सप्लोर यहाँ पे कर रही होती है, तो अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो लड़की मिलने के लिए आ गई होती है जिसका नाम वाईपाला है। और दोबारा से यहाँ पे हमें हिंदी में बातचीत सुनाई जा रही है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि क्या चल रहा है। और वहीं से उसके फादर कहते हैं कि पारस, इससे मिलो, ये है वाईपाला रानी और ये है तुम्हारी आंटी वीर। तो वहीं से हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच थोड़ी बहुत मीटिंग होती है, और आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट है, क्योंकि वाईपाला उसके छोटे भाई से प्यार करती थी, उसकी मंगेतर थी, उनकी शादी होने वाली थी, और अब अचानक उसका बड़ा भाई सामने आ गया जो कि दिखने में पिंक कलर का है, जिसके मुंह पे अजीब वगैरह स्कार है, वो एक म्यूटेंट है। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है इस पूरी की पूरी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना। लेकिन जो हाल यहाँ पे पारस का है वही हाल वाईपाला का भी है, क्योंकि उसके घर वाले भी उसको फोर्स कर रहे हैं इस मैरिज के लिए, क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा होने वाला है। और वहीं से उसके फादर बताता है कि वाईपाला जो है वो दिल्ली के अंदर पढ़कर आई है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहीं से वो कहती है कि हाँ, मैंने सिर्फ वहाँ पे 1 साल ही पढ़ा था और मैंने एंट्रेंस टेस्ट को अच्छे तरीके से पास भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे वापसी घर बुला लिया गया ताकि मेरी शादी करवा दी जाए। लेकिन मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम अमेरिका से होकर आए हो पारस, तुम इतना ट्रैवल कर आए हो तो तुमने काफ़ी तरह अमेजिंग चीज़ों को तो देखा ही होगा। मुंबई इस मुकाबले में तुम्हें काफ़ी छोटी सिटी लग रही होगी। तो पारस बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए मेरी कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं लगता है। तो वहीं से उसके फादर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से हम सबको बैठ जाना चाहिए ताकि हम थोड़ी सी चाय वगैरह पी सकें। तो वहीं से वाईपाला पूछते कि मुझे तुम अपने बारे में बताओ पारस, तुम एक्समैन के बारे में बताओ, क्या तुम लोग एक आइलैंड के अंदर रहते हो जिसको स्पेस से लेकर आया गया था? और इसी तरह हम दोबारा से कॉरिडोर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बहन भाई इस पूरी की पूरी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस तरीके से सर्विडोर्स को भेजने के बावजूद भी लव वहाँ पे जिंदा बच गई, और वो इस बात को डिटेक्ट कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स मौजूद थे जिन्होंने उनके पूरे के पूरे इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो उनको देखते ही पहचान जाते कि ये एक्समैन है। और वहीं से वो कहती है कि चलो अब हमें अपनी पूरी की पूरी काउंसिल को बुलाना होगा और बताना होगा कि लज इस वक्त जो है वो हमारे दुश्मनों के हाथ में लग चुकी है और हमें इसके लिए कुछ सीरियस स्टेप्स को उठाना ही होगा।
लेकिन इसी तरह हम शाम के टाइम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनके पूरे के पूरे घरों के बीचों बीच एक स्टैचू को बना के रखा गया है, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि पारस एक लड़की के साथ मेक आउट कर रहा है। और ये देख के पूरे के पूरे घर के अंदर शोर मच जाता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये सब हो क्या रहा है। और वहाँ पे वाईपाला भी मौजूद होती है, उनके सारे के काम करने वाले भी मौजूद होते हैं और एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो जाता है। तो उसके फादर आके बोलते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मेरे बेटे के ये पूरे के पूरे पुतले को किसने बनाया है, ये कौन है जो यहाँ पे ये सब कर रहा है। तो वहीं से लोग बोलती है कि लोइसा क्या इसके अंदर तुम्हारा कुछ लेना देना है। तो वहीं से वो लड़की लस जो है अपना नाम को लोइसा बताया, वो कहती है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मुझे वो काफी क्यूट लग रहा था तो मैंने उसको बना दिया है और वैसे भी कुछ दिनों के अंदर ही खुद ब खुद फेड हो जाएगा। मेरा बेटा जो है वो एंगेज हो चुका और उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो वहीं से वो कहते हैं कि कौन सी शादी की आप बात कर रही हैं। तो वहीं से वो कहते हैं कि मेरे सामने जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस चीज को फौरन यहाँ से रिमूव करो अभी इसी वक्त। और अगले पल हम देखते हैं कि लस वहाँ से एक चुटकी बजा के उस पूरे के पूरे स्टैचू को रिमूव करती है और कहती है अब क्या तुम खुश हो। तो वहीं से उसके डैड बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं अब तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ, अब तुम इस घर के अंदर वेलकम नहीं हो। तो कहती है कि क्या कोई भी इस घर के अंदर वेलकम है आपके रहते हुए, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मुझसे ऐसे बात करो। तो वहीं से रोग बोलती है कि लोइजा तुम वापसी अपने कमरे के अंदर जाओ अभी इसी वक्त। और वहीं से हम देखते हैं कि लोइजा वापसी अपने कमरे के अंदर जा रही होती है और वाईपाला के सामने जाते हुए बोलती है कि मैं अपने घर के अंदर इससे ज्यादा बेहतर थी, कम से कम वहाँ पे मैं जो करती थी उसके जरिए मैं इस पूरे के पूरे शहर को चलाने की ही मदद करती थी, ना कि एक गुड़िया की तरह मुझे तैयार करके खड़ा कर दिया करते थे और मैं इडियट्स की तरह बात करती रहती। और इसी तरह हम देखते हैं कि लस यहाँ पे अपनी पावर्स के साथ गुस्से में अपनी छत के ऊपर खड़ी हुई होती है और अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे आता है और मैग्नीटो अब उससे सीरियस बात करने के लिए आया, क्योंकि वो समझ गया है कि ये वो नहीं जो कि ये बता रही है। और वहाँ से मैग्नीटो जब उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें ये पावर्स कैसे मिली हैं और वो सारे के सारे सेंटिनल्स क्यों आ रहे थे, तो वो दोबारा से वही जवाब देती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिटी की दूसरी तरफ से ही आई हूँ और वहीं पे मैं उन सारी की सारी चीज़ों से मिली थी। तो मैग्नीटो बोलता है कि नहीं, तुम इस शहर की हो ही नहीं, बल्कि तुम यहाँ की हो ही नहीं, बल्कि तुम एक बिल्कुल ही अलग जगह की हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे सेंटिनल्स को जो एक लेबर फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और मुंबई को इस वक्त उन्होंने अपनी डेंजरस एनर्जी का टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। तो वहीं से लस कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो मैग्नीटो कहता है कि देखो बच्ची, इस बात को बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरे सामने झूठ बोल सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने घर के बारे में बताओ और मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो वहीं से लस बोलती है कि मैंने आपसे कहा ना कि मुझे, चलें ठीक है, मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई डाडो, इस जगह को कोई टाडो कहा जाता है। अच्छा, तो हम इस जगह के ऊपर पहुँच कैसे सकते हैं, मैं इसके बारे में कैसे जान सकती हूँ। देखो, तुम्हारे इतने सारे झूठों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे मुझसे ये बात सच कह रही हो। तो लस बताते हैं कि देखो, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता था कि वहाँ पे एक वेस्ट इंटरफेस था जिसके जरिए मैं जंप करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अब इसके अलावा मैं आपको और क्या ही बता सकती हूँ। तो मैग्नीटो बोलता है कि ओ, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे रोग के साथ बातचीत में लगा होता है और वहीं से रोग कहती है, मैगस क्या ये किसी तरह का जोक है, तुम चाहते हो कि मैं। तो मैग्नीटो बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो, उस लड़की के ऊपर उसकी मेमोरीज को एब्जॉर्ब करो और पता लगाओ कि वो कहाँ से आई है। क्या मतलब मैग्नीटो, मैं उसकी परमिशन के बगैर उसके दिमाग के अंदर घुस जाऊं, तुम मुझसे ये कह रहे हो। देखो रोग, मैं इस वक्त तुम्हारी इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये जो कोई भी जगह, कोई टाडो जो कि उसने हमें बताया, ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट रिप्रेजेंट करती है हमारे सामने और हमें इससे तुरंत वक्त रहते ही डील करना होगा, इससे पहले कि ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाए। तो वहीं से रोग बोलती है कि देखो, सबसे पहली बात कि मैं तुमसे ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है, क्या तुम उस पूरी की पूरी लड़की को आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी कर रही हो कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एक लड़की जो कि भाग कर आई थी, उसको परस्यू किया गया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो लोग तैयार थे। तो वहीं से रोग बोलती है कि देखो, मैंने तुमसे कहा ना। तो मैग्नीटो बोलता है कि ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, यही तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट पावर्स जिनका तुम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो। आज से पहले तो तुमने अपनी पावर्स को इस तरह से इस्तेमाल करने से पहले कभी सोचा नहीं और पास्ट के अंदर तुम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आई हो ना। और ये सारी की सारी मैग्नीटो की बातें सुनने के बाद रोग गुस्से में आती है और मैग्नीटो के मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है और कहती है, अगर आज के बाद तुमने दोबारा से मेरे उस पूरे के पूरे पास्ट वाली चीजों को छेड़ने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है रोग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करा, लेकिन ये कोई एक्यूजेशन नहीं लगाई थी मैंने तुम्हारे ऊपर। बस मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाह रहा था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स कहाँ छुपी हुई हैं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था कि तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो और तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये वो लग्जरी है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से लोग बोलते कि देखो, मैं किस तरह उसके दिमाग के अंदर बिना उसकी इजाज़त के नहीं घुसने वाली हूँ, मैं उससे बात करके देखूंगी और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। तो मैग्नीटो बोलता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तुम इसकी शुरुआत तो कर ही सकती हो ना। और रोक कहती है एक और बात कि आज के बाद प्लीज़ मुझे तुम कभी मत बताना कि मेरी स्टैंड्स क्या है डार्लिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से लस बेसिकली जो है वो सीधा एक कमरे के अंदर एंटर होती है जो कि पारस का होता है और वो अपने आप को यहाँ पे पारस के साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही होती है और ये सब साफ जाहिर हो जाता है कि वो उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रही है और वो वहाँ से उसकी शादी वगैरह के बारे में, उसके घर वालों के बारे में बातें कर रही होती है।
तो पारस बोलता है कि तुम इस बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात को मानना ही होगा। हम इसी तरह से अपने कल्चर के अंदर अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अगर हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो उसका मतलब है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते उनकी। तो लस बोलती है कि ड्यूटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, यार क्या तुम सीरियस हो सच में? और हम देखते हैं कि लस का पूरा रिबेलियन नेचर तो है ही, तो वो यहाँ पे पारस को भी काफ़ी ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि देखो, इस सब के जरिए कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि तुम ओबीडियंट हो, इसके जरिए कुछ प्रूफ नहीं होता कि तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो या उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जब तक तुम इसके अंदर खुश नहीं हो तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि लस उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आती है, उसको किस कर लेती है और वहीं से वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज़ तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरी शादी होने वाली है। तो लस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। तो अगले पल मैग्नीटो और रोग आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो रोग बोलती है, क्या लुइसा मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? लस, मेरा नाम लस है, लुइसा नहीं। तो वहीं से रोग बोलती है, चलो ये इन स्टॉर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि सिटी के अंदर अकर हो रहे हैं। क्या तुम इनके बारे में कुछ जानती हो कि ये क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, मैं इसके बारे में गैस तो कर सकती हूँ, लेकिन ये सच में कोई स्टॉर्म्स नहीं है। अच्छा, तो अगर ये स्टॉर्म्स नहीं तो फिर क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऑनेस्टली इस बात का जवाब दो। तो वहीं से लस कहती है कि देखो, ये वो चीज़ें ये तब होती है जब एक सिटी। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि ज़रा एक मिनट रोक, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से लेके फौरन बाहर निकलना होगा अभी इसी वक्त। वो सारा का सारा EM मेल फंक्शन में उसको सेंस कर सकता हूँ जो कि स्टॉर्म से पहले आया था। लगता है कि वो स्टॉर्म दोबारा से आने वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके सामने एक ज़बरदस्त तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कुछ ज़बरदस्त तरीके के पावरफुल हमें जो है म्यूटेंट जैसे लोग नजर आ रहे हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे सामने झुक जाओ तो तुम जियोगे एक्समैन, और अगर खड़े हुए तो मरोगे, क्योंकि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड और हम अपनी बहन को वापसी लेने के लिए आए हैं। तो बेसिकली यही वो पूरी की पूरी काउंसिल है जिसका जिक्र कुछ देर पहले किया गया था। और ये चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड कौन है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं और उनके पीछे की क्या सारी की सारी हिस्ट्री है। टू बी कंटिन्यूड।